अस्सलामुअलैकुम। चचा पठान था। रात होती तो चची अपना पिछला हिस्सा बांध लेती। सुबह चची को देखती तो घिसट घिसट कर चलती, बेशर्म से वजह न पूछती। एक रोज मुझे चची पर तरस आया। सोचा आज रात छुप कर देखती हूँ और फिर सुबह चचा से बात करूंगी। उस रोज चचा आया तो कमरे में छुप गई। मेरे होश उड़ गए। चचा। उस रात जो कुछ मैंने देखा वो देखने के बाद तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मुझे पहली बार अपने चचा से नफरत महसूस हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस चचा को मैं बाप का दर्जा देती थी, उसकी सोच इस कदर गिरी हुई हो सकती है कि वो अपनी ही बीवी के। चची बेचारी जमीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी, जबकि चचा ने तो आज हद ही पार कर दी थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि आखिर मेरी चची अपना पिछला हिस्सा बांध कर क्यों चला करती थी। मैं मारे खौफ के वहां से हट गई। मजीद देखने की हिम्मत मुझ में बची ही न थी। ये तो चची की ही हिम्मत थी कि वो पठान का। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी जब मेरी समातों से कराने की आवाज़ टकराई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये मेरा सिर्फ ख्वाब है या फिर वहम, मगर जैसे जैसे नींद से बेदार होना शुरू हुई तो एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में ही मुझे कराने की आवाज़ आ रही है। मैं आंखें खोलकर आसपास देखने लगी, मगर कमरे में तो मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। मुकम्मल खामोशी का राज था। खिड़की के आगे गिरा हुआ पर्दा जो थोड़ा सा हटा हुआ था, उससे हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसका ये मतलब था कि सुबह हो चुकी है। मगर ये कराने की आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी? कौन करा रहा था? मैं उठ बैठी और नींद से बोझल हुआ दिमाग हाथ में लेकर भींचने लगी। मुझे सोए हुए तो सिर्फ शायद 2-3 ही घंटे हुए थे, इसलिए मुझे मेरा सर इस कदर भारी महसूस हो रहा था। मैं उठी और सीधा वॉशरूम में चली गई। वॉश बेसिन में फौरन चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ आंखें खुली। ये तो मेरी चची के कराने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में बेसाख्ता कल रात वाला मंजर घूमने लगा। चची के साथ आखिर क्या हुआ था? मेरी आंखें तो फौरन पूरी की पूरी खुल चुकी थीं। ऐसे लगता था जैसे 1 सेकंड में ही मेरी सारी नींद आंखों से उड़न छू हो चुकी है। मैं फौरन अपने कमरे से निकल कर बाहर लॉन्च में आई तो मैं ठिठक कर रुकी। मेरी चची कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी और दरवाजे के सहारे खड़ी करा रही थी। चची की हालत देखकर मुझे तशवीश से होने लगी। मैं चलते हुए उनको देखने लगी। उन्होंने अपने सर पर एक दुपट्टा बांध रखा था, कोई उनके सर में शदीद दर्द उठ रहा हो, मगर उनके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर तो गोया बरसों की थकावट नमूदार थी। वो कप कपाते हुए दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थी, मगर आज एक बार फिर उन्होंने अपने कमर के साथ एक दुपट्टा बांध रखा था। मुझे देखकर फौरन सीधी होकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर आए परेशानी को छुपाते हुए कहने लगी कि बेटा तुम उठ गई, मैं बस नाश्ता बनाने वाली थी। वो दरअसल तुम्हारे चचा मुझसे रात गए तक बातें करते रहते हैं तो सुबह फिर आंखें नहीं खुलती। चुपके मैं हैरानगी से उनको देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो सदियों के मरीजा हों। मैं चची के करीब गई। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनके करीब जाकर कहने लगी कि चची जान, आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं आप बीमार तो नहीं? चची जान कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सा सर में दर्द था तो दुपट्टा बांध लिया। सर पर दुपट्टा बांधना तो समझ में आता था, मगर कमर के गिर्द दुपट्टा बांधने का क्या मतलब था, ये मैं समझ न सकी। मगर खैर मजीद पूछना मुझे अच्छा न लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब चचा की शादी हुई थी, चची की कैसी अच्छी सेहत थी, गोरा चिट्टा रंग था, लेकिन अब कैसी जर्द पड़ चुकी थी और वक्त से पहले ही बूढ़ी सी लगने लगी थी। वो जब चलती हुई किचन में गई तो वो अजीब बेढंगे से अंदाज में चल रही थी। कमर पर हाथ रखकर चलती हुई पैर घिसट घिसट के चल रही थी। क्यों लगता था जैसे उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने शर्म से चेहरा मोड़ लिया, मगर फिर गला खंखार कर बोली कि चची खैरियत तो है? चची ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी कि तुम अभी बच्ची हो, इन मामलात में मत पड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे चचा भी स्टोर से आने ही वाले होंगे। मैं झींक कर रह गई। न जाने सारी रात चचा चची के साथ क्या करते थे जो वो सुबह अपने पिछले हिस्से पर कपड़ा बांधकर चला करती थी। मैं यही सोच रही थी कि तभी चचा घर में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मैंने फौरन अपने सर पर दुपट्टा सीधा किया और उन्हें सलाम करने लगी। वो संजीदगी से सर झटक कर जवाब देते हुए बोले, गुलरुख, जाके मेरे लिए देसी घी का कॉल भर कर ला, जिसम में जरा थकावट महसूस होता है। चचा की बात सुनी तो फौरन जाकर चची को बताया।
ان کا چہرہ تو سرخ ہو چکا تھا۔ فوراً بوکھلا کر بولی کہ اچھا میں دیتی ہوں، تم جا کر کوئی اور کام کر لو۔ میں حیران تھی کہ چچا نے بس گھی ہی تو مانگا تھا، آخر چچی اتنے ڈر کیوں رہی تھی؟ میرا تعلق ایک پٹھان قبیلے سے تھا۔ میرے والدین کی وفات ہو گئی تو میں پشاور سے ایبٹ آباد اپنے چچا کے پاس آ گئی۔ چچا کہنے لگے کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہے، ہم تم کو والد بن کر پالے گا۔ میرے چچا بھی خالص پٹھان تھے، انتہائی سخت اور مذہبی قسم کے، جبکہ میری چچی ایک پنجابن تھی۔ چچا نے ان سے پسند کی شادی کی تھی، مگر اب تو چچی شاید چچا سے پناہ مانگا کرتی تھی۔ چچا کا رویہ بھی کافی سخت ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے تعلقات کیسے تھے یہ تو میں آج تک جان ہی نہیں سکی تھی۔ چچا نے نیم گرم دیسی گھی کا پیالہ ایک ہی سانس میں پی لیا اور پھر چچی کو نہ جانے سے خوشی میں کیا کہنے لگے کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی تھیں، مگر چچا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میرے چچا کا رویہ میرے ساتھ تو باپ جیسا ہی تھا، مجھ سے نرمی سے بات کرتے تھے، لیکن چچی کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ تیوری چڑھا لیتے۔ میری چچی چچا سے بہت چھوٹی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ دھان پان سی 20 سال کی دبلی پتلی سی تھی اور چچا اس وقت 40 کے لگ بھگ تھے۔ 10 سال ہو گئے تھے چچا کی شادی کو اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایک بار میں نے چچی سے پوچھا بھی کہ ان کی اولاد کیوں نہیں ہے تو میری بات پر ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہنے لگیں تیرے چچا کو پسند نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ چچا کو اولاد کیوں نہیں پسند۔ جب امی نے یہ بتایا تھا کہ چچا چچی کی محبت کی شادی ہے اور وہ چچی کو بھگا لائے ہیں تو مجھے یہ سن کر چچی سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ ہم سب چچا کی شادی کے لیے گئے تھے، لیکن اس وقت بھی چچی کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ مجھے بھاگ کی شادی نہیں کرنی تھی، میرے گھر والے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی سنا تھا کہ چچا بندوق دکھا کر انہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس وقت ابا اور چچا کی بڑی بحث ہوئی تھی، لیکن چچا کے غصے کے سامنے سبھی چپ ہو گئے تھے۔ چچا کی شادی ہو گئی، مگر شادی کی اگلی صبح وہ بہت رو رہی تھیں۔ اس کے بعد ہم پشاور واپس چلے گئے تھے، لیکن آج جب وقت مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آیا تھا تو میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں دن بدن تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو کچھ ہی دیر میں آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں پانی موجود نہ تھا، اس لیے جب اٹھ کر کچن کی جانب جانے لگی تو چچی کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ چچی دبی دبی آواز میں کرا رہی تھیں، جبکہ چچا ہانپتے ہوئے خالص پشتوں میں نہ جانے ان سے کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں میں بھی پٹھان تھی، مگر چونکہ پشاور شہر میں پلی بڑی تھی اس لیے پشتوں سے زیادہ مجھے اردو میں مہارت حاصل تھی۔ چچا نہ جانے چچی کے ساتھ ایسا کیا کر رہے تھے کہ وہ کرا رہی تھیں۔ میرا جسم تو جھرجھری لے کر رہ گیا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ یوں میاں بیوی کے کمرے کے باہر کھڑے رہنا اچھی بات تو نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو چچی ایک بار پھر کمر کے پچھلے حصے پر کپڑا باندھے ہوئے چل رہی تھیں۔ آج تو ان کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب تھی۔ صاف لگتا تھا کہ جیسے وہ بے حد بیمار ہو، ان سے تو چلنا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ شرم کے مارے میں کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کہیں میرا پوچھنا چچی کو برا نہ لگ جائے۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر چاہ کر بھی چچی سے دریافت نہیں کر سکتی تھی۔ چچی کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے جب چچا کو بتایا تو سرسری سے انداز میں کہنے لگے، ایسی حالت میں اکثر ہو جاتا ہے، اس کو عادت نہیں ہے نا، اس لیے نازک کلی بنا پھر رہا ہے۔ تم کو اس کا درد نظر آ گیا، مگر جو تکلیف مجھے ہوئی وہ تم کو میں کیسے بتاؤں؟ چچا سنجیدگی سے کہتا ہوا چچی پر نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میں شرم سے سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ مجھے تو ویسے بھی چچا سے بہت شرم آتی تھی، جبکہ چچی کے ساتھ بھی ایک حد تک کی بات کیا کرتی۔ نہ جانے ان کی بات کا کیا مطلب تھا، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چچا کچھ تو غلط کر رہے تھے چچی کے ساتھ، تبھی تو ان کی طبیعت اس حد تک بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دونوں تو کہیں سے بھی خوشحال جوڑی نہیں لگتے تھے۔ چچی کی طبیعت اس قدر خراب تھی، مگر اس کے باوجود ہر صبح چچی کے کرانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ کئی بار تو وہ رو بھی پڑتی۔ میں شرم اور خوف سے اپنے کمرے میں ہی دبک کر بیٹھی رہتی تھی کہ کہیں چچا مجھے وہ داخل کرتا دیکھ غصے میں آ کر میرے ساتھ بھی وہ سب نہ کر دیں جو وہ چچی کے ساتھ۔ بہرحال مجھے اب چچی پر ترس آنے لگا تھا۔ جو بھی تھا چچا ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، وہ ان کی بیوی تھیں، انہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فکر مند سی ہو گئی۔ اگلے روز صبح کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بوکھلا کر اٹھی۔
दरवाजे पर चचा खड़े थे। मेरे तो उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगे, गुलरू, तुम्हारी चची बीमार है, आज तुम हमको नाश्ता बना देगा, स्टोर के लिए देर हो रहा है। मैं चिचकते हुए बोली कि चची को क्या हुआ चचा जान? वो नजर चुरा कर बोले, कुछ नहीं, बस पंजाबन है ना, तो पठान का गुस्सा देकर ही बेहोश हो जाता है। चचा क्या बात कर रहे थे? मुझे कुछ समझ ही न आया। अजीब पहेलियों में उलझा कर रख दिया गया था मुझे। मैंने चचा को नाश्ता देकर रवाना किया और फिर फौरन चची के कमरे में आ गई। जो मंजर मुझे दिखाई दिया वो देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। चची बिस्तर के साथ फर्श पर गिरी पड़ी थी। उनके चेहरे पर तो अजीब लाल लाल निशान पड़े थे। वो बेसुध सी नींद बेहोश गिरी थी। मैं उनके करीब गई और उनको उठाने लगी। उनका वजूद आग की तरह जल रहा था। नींद बेहोशी में ही वो जो अल्फाज अदा कर रही थी वो सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे समझ न आई कि आखिर मैं क्या जवाब दूं। चची बुखार की हालत में वो सब बता चुकी थी जिसे सुनने के बाद मेरा वजूद काम गया। मैंने उस रोज चची का भरपूर ख्याल रखा। मुझे उन पर शदीद तरस आया था, मगर तब तक यकीन नहीं कर सकती थी जब तक अपनी आंखों से सब कुछ होता न देख लूं। पठान गर्म मिजाज तो होते ही हैं, उन्हें कब कहाँ गुस्सा आ जाए कोई इल्म नहीं होता, मगर मेरे चचा तो सबके सरदार निकले थे। बेचारी चची। बहरहाल उस रात जब चचा घर आए तो मैं खाना देकर जल्दी सोने का बहाना करते हुए कमरे में चली आई और जाकर चचा के कमरे में अलमारी में छुप कर बैठ गई। मैं आज ही पता लगाना चाहती थी कि मेरा शक ठीक है या मैं बिना वजह ही गलत सोच रही हूँ। ऐसा करना गलत था, मगर ये चची की जिंदगी का सवाल था। मुझे डर भी था कि कहीं चचा ने अलमारी खोलकर मुझे देख लिया तो। सोच कर ही झुरझुरी लेकर रह गई। कुछ देर बाद चची कमरे में आई और आकर कंबल ओढ़ते हुए बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद चचा भी कमरे में आ गए। वो काफी संजीदा लग रहे थे। उनकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। वो चची के करीब गए और उन्हें पैरों की ठोकर मारकर कहने लगे, तुम ऐसे कैसे सो सकता है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब देगा, उसके बाद हम तुमको सोने देगा। चची कितनी ही देर कुछ न बोली। वो रोने लगी थी और शायद बेहद थक चुकी थी। फौरन उठकर बैठी और चचा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वही बताया है जो सच था। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। खुदा का वास्ता है मुझे बख्श दे, मैं मजीद नहीं सह सकूंगी। मगर चचा उसी पल चची को बालों से दबोचकर कहने लगे, खबरदार जो तुमने झूठ बोला, हम कुशवे फ्रूट वाले ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो चशमदीद गवाह है तुम्हारा कि तुम हमारे जाने के बाद उस नबीद को इशारे करती रही। उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक है। हमने तुमको जान से बढ़कर अजीज रखा, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। अब भुगतो। एक पठान की मोहब्बत देखी थी तुमने, अब उसकी नफरत भी देखो। वो मेरी नजरों के सामने चची पर तशद्दुद करने लगे, मगर ऐसा करने से पहले उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया ताकि आवाज बाहर न जा सके। चची को मार खाता देख मेरा वजूद कपकपाने लगा। मैं कांपने लगी थी। चचा तो उनकी कमर पर बेतहाशा तशद्दुद कर रहे थे। बेचारी चची लोटपोट होकर कहने लगी, मेरी तो गलती ही ये थी कि तुम जैसे शख्स से शादी कर ली जिसे अपनी बीवी से ज्यादा एक राह चलते सब्जी फरोश की बात पर एतबार था। एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश न की कि वो सब्जी वाला आखिर मुझसे क्या क्या रहा था, मगर चचा तो कुछ सुनने ही नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद जब चचा कमरे से निकले तो चची नींद बेहोश थी। मौका देकर मैं कमरे से भाग गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि चचा इस कदर कच्चे कानों के भी हो सकते हैं। चची बुखार में भी यही बड़बड़ा रही थी कि उन्होंने चचा जैसे मोटी अकल को शौहर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चचा यही कहते थे कि जब तू मुझसे इश्क के पेच लड़ा सकती है तो तू किसी और से भी मोहब्बत कर सकती है। मैं समझ गई थी कि मसला क्या है। मेरे चचा क्यों शकी थे। वो लड़की जो 4 दिन की मोहब्बत में बरसों के माँ बाप की मोहब्बत को दाव पर लगा दे, उसे इतनी इज्जत नहीं मिलती, शौहर के घर पे भी नहीं। वही शौहर उसे सारी जिंदगी उस 4 दिन की मोहब्बत की सजा देता है, जैसे मेरे चचा चची को दे रहे थे। और न जाने की जुल्म कब तक जारी रहने वाला था। काश के लड़कियां घर से भाग जाने से पहले इस बारे में भी जरूर सोचा करें। चची ने चचे से मोहब्बत का तलाफ किया तो उसे बंदूक की नोक पर भगा लाए। क्या जरूरत थी इस मोहब्बत जैसी मुसीबत में फंसने की? कौन सी खुशी मिल गई थी चची को? बहरहाल मोहब्बत का ये अंजाम देखकर मेरा दिल कांप उठा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।